एक बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान नियाजी के बुरे दिन की वजह क्या? ध्यान से सुनिएगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ये सवाल 24 घंटों से पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है। अब देशहित में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान नियाजी पुतिन के चक्कर में सत्ता की पिच पर रन आउट हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान में चल रही सियासी उठापटक की पूरी तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये आंकड़े दरअसल इमरान खान को आउट करने वाले हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सांसद और बहुमत के लिए 172 सांसद चाहिए, जैसे कि हमने आपको जी न्यूज पर बार बार बताया है। लेकिन इस समय विपक्ष, जी हां, विपक्ष के पास 199 सांसदों का समर्थन है, जबकि इमरान खान के पास सिर्फ 142 सांसद। जरा सोचिए, 172 मेजॉरिटी मार्क और इमरान खान और उसके अलाइज के नंबर अगर जोड़ दिए जाए, उनके अलाइज के नंबर, तो 142 सांसद ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई और उसके अलाइज के पास बस इतना ही आंकड़ा भर है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से पाकिस्तान की सियासत से जुड़े जो 5 बड़े अपडेट हैं वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी पहली बड़ी खबर यही कि पाकिस्तान की संसद 3 अप्रैल तक स्थगित हो गई है। शाम 4:30 बजे से संसद में बहस के बाद हंगामा होने लगा और संसद को यानी नेशनल असेंबली को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर है इमरान खान से ही जुड़ी हुई कि पाकिस्तान की जनता को अब से बस थोड़ी ही देर में संबोधित करने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर है इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन में भारत के लोगों के साथ मिलकर इमरान सरकार के खिलाफ साजिश रची, यानी वो भारत का नाम लेकर अपने पाप धोना चाहते हैं। चौथा बड़ा अपडेट आपके लिए ये कि पाकिस्तान में आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में इमरान खान की सीक्रेट चिट्ठी पर चर्चा हुई है। पांचवी बड़ी खबर है बहुमत से कम सीटें होने के बावजूद इमरान सरकार ये कह रही है कि इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अब आपको दिखाते हैं उस सवाल का जवाब जिसपे हो रही है इमरान खान नियाजी के पुतिन कनेक्शन को लेकर सवाल। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। इमरान खान लड़ेगा आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी बचाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान की खबर के साथ हमने रूस और यूक्रेन वॉर का जिक्र क्यों किया। तो ये जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि इमरान के बुरे दिन की वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध 6ठे हफ्ते में पहुंच चुका है और जिस दिन इस युद्ध की शुरुआत हुई थी उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद थे। वो पुतिन से हाथ मिला रहे थे। इस मुलाकात के बाद से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को यह अंदाजा नहीं था कि पुतिन से मुलाकात का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। अब आप इमरान खान के इस बयान को ध्यान से सुनिए। क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। कॉन्फ्रेंस चला जाता है, नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो साजिश है ये इंशाल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। इमरान खान के मुताबिक उनकी सरकार गिराने के लिए विदेश से साजिश रची जा रही है। इमरान की पार्टी का दावा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान सरकार पाकिस्तान की सत्ता में रहे। कहा जा रहा है कि पुतिन से इमरान की मुलाकात अमेरिका को पसंद नहीं आई
और उसने इमरान खान को साइडलाइन करने की कवायद शुरू कर दी। इमरान के खिलाफ विदेशी साजिश के दावे पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है, अब आप ये सुनिए। ये एक अमेरिका की तरफ से धमकी आई है और ये लेटर जो है ये 7 मार्च को पाकिस्तान की हुकूमत को लिखा गया और 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को पता था कि ये लेटर आया हुआ है। 21 और 22 मार्च का इस इजलास में ओआईसी का इजलास है, आपने इसमें यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उजरा जिया इनको आपने बुलाया और इन्होंने इजलास में शिरकत की। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो अमेरिका के बहकावे में आके या यूएस कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, दूसरी तरफ आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी जो हैं उसको ओआईसी के इजलास में बुला रहे हैं। उनका क्या काम था ओआईसी के इजलास में, क्यों आपने बुलाया? तो ये आप उस वक्त अब आपने ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड खेलना शुरू किया जब आपको पता चल गया कि अब हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो भी अपोजिशन की तरफ चले गए हैं। बात यह है कि नसीम ज़ारा साहबा का आज ट्वीट है कि यूएस अंडर सेक्रेटरी ने कॉल की थी आउट गोइंग एम्बेसडर को कि जब तक वजीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते, तो अगर चले जाते हैं तो पाकिस्तान के रिलेशन उनको सब कुछ माफ किया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में जब अमेरिका रूस को संयुक्त राष्ट्र में घेरने की कोशिश कर रहा था, तब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। पुतिन से मुलाकात के बाद इमरान को जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने फटकारा, तब भी नियाजी की बौखलाहट दुनिया ने देखी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तिजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? इमरान खान और उनकी सरकार के मंत्री अभी भी ताल ठोक रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। गद्दारों, इस जमहूरियत के गद्दारों और ब्लैकमेलरों के खिलाफ इमरान खान कल तो खिताब नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि आज खिताब करें। तो अभी 2 दिन बड़े हैं, मैं कल का और परसों का इंशाअल्लाह ताला इमरान खान लड़ेगा आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी आज के हालात की तुलना 1992 के वर्ल्ड कप से कर रहे हैं। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे है नहीं पीछे। अब सवाल है कि क्या साल 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने वाले इमरान खान क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे? क्या विदेशी साजिश का आरोप लगाकर इमरान अपनी सरकार बचा पाएंगे? जबकि इमरान को सत्ता से हटाने में जुटे पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2018 में इमरान का प्रधानमंत्री बनना भी साजिश का हिस्सा था। 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। सत्ता के पिच पर इमरान खान का रन आउट होना लगभग तय है। अब इसकी वजह पुतिन है या खुद इमरान की नीतियां, ये बहस का विषय है। इस्लामाबाद से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आपको बता दें बड़ी खबर, इमरान खान लगातार सीक्रेट चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय अगर वो संकट में है तो उसके पीछे विदेशी साजिशें हैं और उनकी पार्टी कभी अमेरिका तो कभी भारत पर आरोप लगाती दिखती है। इमरान खान के करीबी मंत्री फवाद चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी साजिश लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने रची है और भारत और इजराइल की मदद से इमरान सरकार को गिराने की ये साजिश नवाज शरीफ द्वारा रची गई है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं और इसका जो दाग बेल है वो लंदन में डाली गई। हदायत जो हैं वो कहीं से आई, लेकिन नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि हम वाज़े कर चुके हैं इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह इमरान सरकार में मंत्री भारत से लेकर इजराइल और अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सत्ता में भूचाल तभी आता है जब पाकिस्तानी फौज चाहती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रह चुके इमरान खान सियासी पिच पर सियासत के मैदान में पाकिस्तानी फौज के हाथों स्टंप हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बैर का नतीजा है कि आज इमरान खान नियाजी संकट में है। एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। वज़ीर आज़म नहीं रहा या इस्तीफा देना है, इतना देर नहीं भाग सकते हो। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। कल तक इमरान खान एक चिट्ठी बम फोड़ने की बात कर रहे थे, सरकार गिराने में विदेशी साजिश का आरोप लगा रहे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन में साजिश की कड़ियां खोलने की बात कर रहे थे। दावा था कि सीक्रेट लेटर से सरकार गिराने की साजिश बेनकाब हो जाएगी, विपक्ष का खेल बिगड़ जाएगा। एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो साजिश है ये इंशाअल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। दरअसल इमरान पिछले कई दिनों से एक कथित चिट्ठी दिखाकर विदेशी साजिश के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने इस्लामाबाद में रविवार को हुई रैली में भी दावा किया था कि सरकार गिराने के लिए विदेशी शक्तियां लॉबिंग कर रही हैं। इमरान ने यह भी कहा था कि उनके पास विदेशी साजिश के पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें जनता के सामने रखा जाएगा। मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। इमरान पाकिस्तानी सेना पर भी निशाना साध रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि सेना नवाज शरीफ से मिली हुई है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान ने कदम वापस खींच लिए। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान की बोलती बंद कर दी। बुधवार को जनरल बाजवा और इमरान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इमरान चिट्ठी का डर दिखाने गए थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने चिट्ठी दिखाई भी, लेकिन जनरल बाजवा ने कुछ ऐसी बात कह दी कि इमरान ने तलवार म्यान में रखने में ही भलाई समझी। दरअसल इमरान अपने ही एक राजदूत का चेतावनी पत्र सार्वजनिक करके जनता को ये दिखाना चाहते थे कि सरकार गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। इमरान ने देश को संबोधित करने का भी ऐलान कर दिया था। चिट्ठी बम को इमरान का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था।
कथित चिट्ठी के नाम पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने और जनता की सहानुभूति हासिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। जब जनरल बाजवा को ये पता चला तो वो तुरंत इमरान के घर पहुंचे। बाजवा ने इमरान को आगाह किया कि पत्र सार्वजनिक किया तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फंस जाएंगे। बाजवा ने इमरान को चेतावनी दी कि उन्हें जेल भी हो सकती है। इसके बाद इमरान ने देश को संबोधित करने का फैसला अचानक रद्द कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इमरान और बाजवा की मुलाकात में क्या हुआ। मुलाकात में जनरल बाजवा ने इमरान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का डर दिखाया। देश के नाम संबोधन न करने को कहा। इमरान ने देश के नाम संबोधन को टाल दिया। बाजवा ने चिट्ठी सार्वजनिक न करने को कहा। जेल जाने का खतरा बताया। इमरान ने बाजवा की बात मानी। सीक्रेट लेटर सार्वजनिक नहीं किया। बाजवा ने चिट्ठी सार्वजनिक होने पर संबंधित देश से संबंध बिगड़ने का हवाला दिया। इमरान ने चिट्ठी लिखने वाले देश के नाम पर चुप्पी साध ली। यानी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद इमरान खान दबाव में आ गए। इमरान को बाजवा से साफ संकेत मिल गए कि इस बार पाकिस्तानी आर्मी उनके बचाव में सामने नहीं आएगी। संकेत साफ है कि पाकिस्तान में सेना ही बॉस है। सत्ता में रहना है तो सेना की शरण में जाना ही होगा। शायद इसीलिए बाजवा से मुलाकात के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं के सुर बदले हुए दिखे। मंत्री फवाद चौधरी ने राहत भरे अंदाज में कह दिया कि जनरल बाजवा ने इमरान से इस्तीफा नहीं मांगा और प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिजाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिजाइन करेंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हम फौज की इज्जत करते हैं और फौज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। इमरान और जनरल बाजवा की मुलाकात पर फवाद चौधरी का बयान ही पूरी कहानी कह रहा है। बयान से लग रहा है कि बाजवा के रहमो करम पर ही इमरान खान कुर्सी पर हैं और हो भी क्यों ना, इमरान ने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जनरल बाजवा की कृपा से ही हासिल की थी। सेना के लाडले इमरान को बहुमत से पीछे रह जाने पर भी जनरल बाजवा ने ही प्रधानमंत्री बनवाया था। विपक्ष का तो ये भी आरोप था कि इमरान के लिए बहुमत का जुगाड़ पाकिस्तान की सेना ने ही करवाया था। विपक्षी नेता तो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि हर मुश्किल वक्त में इमरान सेना के पीछे छिप जाते हैं। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। दरअसल इमरान खान सेना के लाडले थे। विपक्ष भी इमरान और सेना की मिलीभगत का आरोप लगाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान पाकिस्तानी सेना की आंखों में खटकने लगे? आखिर क्यों इमरान सेना पर सवाल उठाने लगे? दरअसल अक्टूबर 2021 में तत्कालीन ISI चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर इमरान और जनरल बाजवा के रिश्ते खराब हो गए। फैज और इमरान करीबी दोस्त हैं। बाजवा ने जब फैज के ट्रांसफर का लेटर इमरान के पास दस्तखत के लिए भेजा तो इमरान ने इसे रोक लिया था। इसके बाद बाजवा इस नाफरमानी से खफा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजवा ने जब नतीजे भुगतने की धमकी दी तो इमरान ने मजबूरी में सिग्नेचर कर दिए, लेकिन इसके बाद से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अब जनरल बाजवा ने इमरान खान से पल्ला झाड़ लिया है। इमरान कुर्सी बचाने के लिए शह और मात का खेल खेल रहे हैं, इसलिए एक बार फिर सेना की शरण में हैं। इमरान ने बीते 48 घंटे में 2 बार जनरल बाजवा से मुलाकात की है। कुर्सी बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालने की फरियाद की है, लेकिन इस बार इमरान की राह काफी मुश्किल है, क्योंकि अब न तो उनके पास नेशनल असेंबली में नंबर हैं और न ही सेना का साथ। इसके अलावा मुश्किल वक्त में इमरान के सहयोगी भी एक के बाद एक साथ छोड़ते जा रहे हैं। विपक्षी दल एकजुट हैं और बदले माहौल में इमरान की कुर्सी बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान में सत्ता के शीर्ष में बैठना कांटों भरे ताज को पहनने जैसा है। पाकिस्तान बनने के बाद शुरुआती 10 सालों में ही पाकिस्तान ने 7 बार अलग अलग प्रधानमंत्री देखे। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक भले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों से रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज होने वाले इन सभी प्रधानमंत्रियों में एक बात कॉमन है, और वो ये कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसमें भले ही नवाज शरीफ 4 बार प्रधानमंत्री रहे हों, बेनजीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इनमें से कोई भी 5 साल तक कुर्सी पर टिक नहीं पाया। इमरान खान तो अब तक अपने कार्यकाल के 4 साल भी पूरे नहीं कर पाए हैं। वो 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने 4 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में उन्होंने शासन किया? हम अब आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के इतिहास की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, उनके कार्यकाल को 4 साल 86 दिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी उन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा आपको बता दें, लियाकत अली खान, उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में 4 साल 63 दिन बिताए और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग रही। इनके अलावा नवाज शरीफ, जिनके बारे में हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 4 साल 53 दिन ऑफिस में रहे और उनकी पार्टी का नाम आप जानते ही हैं, PML नवाज है। इसके अलावा जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके खिलाफ कू हुआ था, उनका कार्यकाल रहा 3 साल 325 दिन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो जुड़े रहे, बेनजीर भुट्टो के पिता थे और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना। इस समय आप दुनिया भर के नेताओं को देखें तो आपको ऐसे नेता दिखेंगे जो फिलहाल बहुत ज्यादा संकट में घिरे हुए हैं। एक तो हम आपको लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में बता रहे हैं, दूसरे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं। ज़ेलेंस्की 36 दिनों से रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में कमजोर विपक्ष का मुकाबला करने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इमरान खान नियाजी से भी बहादुर निकले। एक तरफ इमरान खान हैं और दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। दोनों नेता इस वक्त संकट में घिरे हैं। फर्क बस इतना है कि इमरान अपने ही देश में अपनों से लड़ रहे हैं और ज़ेलेंस्की अपने देश में रूस की सेना से। अब आप कहेंगे कि अचानक इमरान खान और ज़ेलेंस्की की तुलना क्यों? तुलना इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने इमरान खान को फोन किया था। यह दावा इमरान सरकार की ओर से किया गया। अब सवाल है कि ज़ेलेंस्की को ऐसे समय में इमरान खान से बात करने की क्या जरूरत थी, वो भी तब जब इमरान खुद सत्ता बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। अगर आप इन दोनों नेताओं को देखें तो ज़ेलेंस्की की उम्र 44 साल है और इमरान खान 70 साल के हैं। ज़ेलेंस्की कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने, जबकि इमरान ने क्रिकेट से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। ज़ेलेंस्की की छवि नेशनल हीरो की है, वहीं पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान की छवि एक नाकाम प्रधानमंत्री की बन चुकी है। दोनों नेता आखिरी दम तक लड़ने का दम भरते हैं और दोनों ही बड़ बोले यानी बढ़ चढ़कर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ज़ेलेंस्की 36 दिनों से रूस जैसे महाशक्ति का सामना कर रहे हैं, जबकि इमरान के लिए विपक्ष का वार सहना भी मुश्किल हो रहा है। इमरान की जितनी साख दुनिया भर में गिरी है, ज़ेलेंस्की का कद उतना ही बड़ा है। खासकर रूस से युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की की रेटिंग सर चढ़कर बोल रही है। प्यू रिसर्च नाम की संस्था ने एक सर्वे किया जिसमें दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका में सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। अमेरिका के 10 में से 7 लोगों को ज़ेलेंस्की पर भरोसा है। 72% अमेरिकी ज़ेलेंस्की पर विश्वास रखते हैं। Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок. Крок вперед, до перемоги. До перемоги для всієї нашої держави. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах України, куди зайшов ворог. ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों और नागरिकों का जोश बढ़ाते हैं तो इमरान खान सेना और जनता के आगे सत्ता बचाने के लिए हाथ फैलाते हैं।
जहां तक संकट का सामना करने का सवाल है तो ज़ेलेंस्की अभी भी रूस के खिलाफ मैदान में डटे हैं, जबकि इमरान खान कह तो रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, लेकिन सच तो यही है कि अब उनके पास शॉट खेलने के लिए आखिरी गेंद भी नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी, आखिरी गेंद तक तो लड़ेंगे, लेकिन क्या गेंद उनके हाथ में है या फिर यूनाइटेड ऑपोजिशन और फौज के हाथ में है? हम आपको रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़े अपडेट्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसके समाधान के लिए इस वक्त आप जानते हैं दुनिया की निगाहें कहाँ हैं? दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं हिंदुस्तान पर, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं और अमेरिका के जिस डेप्यूटी NSA दलीप सिंह ने रूस पर प्रतिबंधों का खाका तैयार किया, उन्हें भी अमेरिका ने भारत भेजा है। यानी वॉर भले ही यूक्रेन में लड़ी जा रही हो, लेकिन उसके समाधान यानी हल की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, कैपिटल दिल्ली में इस वक्त ये कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। भारत दौरे पर पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री और इसीलिए कह रहे हैं कि इस वक्त सबकी निगाहें अगर कहीं पर टिकी हैं तो वो भारत है। क्या भारत अहम रोल निभा सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसे लेकर ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और रूस के विदेश मंत्री भारत में हैं। ऐसे में क्या किसी तरह का कोई समाधान निकल पाएगा? इससे पहले आप याद करें, यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से शेयर करते हैं तो उन्हें इसमें अहम किरदार निभाना चाहिए, उन्हें इसमें मेडिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो रूस के विदेश मंत्री भारत में और कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। वैसे जब से वॉर शुरू हुई है तब से आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों से बात हुई है। यूक्रेन में पुतिन के गुस्से का ज्वालामुखी हट रहा है। खबरें आई थी हमले कम होंगे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कीव में धमाके बढ़ गए हैं। रूस की तरफ से वॉर जोन में ऐसे लड़ाके उतर चुके हैं जिनकी मौजूदगी दुश्मनों के दर्दनाक अंत की गारंटी है। यूक्रेन पलटवार की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस का वार इतना भीषण है जिसका जवाब यूक्रेन की सेना के पास मौजूद ही नहीं। कीव, खार्किव, मरियोपोल, चर्निही, डोनबास नाम अलग अलग हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर एक जैसी है, कहीं कम कहीं बहुत ज्यादा। ऐसे में नेटो और अमेरिका परेशान है। विध्वंसक पुतिन को रोकें तो कैसे रोकें? पुतिन सोच रहे हैं यूक्रेन और उनका समर्थन कर रहे देशों को कैसे घुटनों पर लाएं, और दुनिया सोच रही है कब ये वॉर खत्म होगी, कब दुनिया में बढ़ रही तेल गैस की कीमतें काबू में आएंगी। और अब इस संकट का समाधान दुनिया को हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। दुनिया को लग रहा है जिसके पास हिंदुस्तान का समर्थन है वो इस विवाद में विरोधियों से आगे है। यही वजह है यूक्रेन वॉर में बड़ी भूमिका निभाने वाले देशों के दूत युद्ध काल के बीच दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका के डिप्टी NSA और भारतीय मूल के दलीप सिंह, जिन्होंने यूक्रेन वॉर के बाद रूस के खिलाफ अमेरिका के कड़े प्रतिबंध लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिलहाल भारत में है। इसके अलावा ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी, जो यूक्रेन वॉर के बाद लगातार रूस पर हमलावर रही हैं, भारत पहुंच चुकी हैं। वहीं यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे अहम भूमिका निभाने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी 1 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। अब सवाल उठता है, जिस वक्त दुनिया यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट से जूझ रही है, दुनिया की बड़ी शक्तियों को भारत की याद क्यों आ रही है? अमेरिका,
ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देश क्यों भारत से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं? इसकी कई वजह हैं। दुनिया में कई देश यूक्रेन वॉर का समाधान तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे किसी गुट के साथ जुड़े हैं। भारत फिलहाल तटस्थ है। ऐसे में यूक्रेन वॉर के समाधान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश जानते हैं दुनिया की बड़ी शक्ति, एशिया की सुपर पावर और बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जिस खेमे के साथ आया वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हर खेमा भारत को अपनी तरफ जाता है। दो कारण है मेन। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत, हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, खास करके डिफेंस और ऑयल, और हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। तो अगर अमेरिका और यूरोप को सैंक्शंस लगाने हैं रशिया के ऊपर, तो भारत का भी एक अहम रोल है रशियन इकोनॉमी के साथ। उसको वो काटना चाहते हैं अमेरिका और नेटो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की, जो रूस के लिए बेहद नाजुक वक्त में देश से बाहर निकले। पहले चीन गए और अब अपने सबसे भरोसेमंद देश यानी भारत पहुंचे हैं। सर्गेई लावरोव के भारत दौरे पर जिन मुद्दों पर चर्चा सबसे ज्यादा अहम होगी, उसमें नंबर 1 पर है यूक्रेन वॉर। रूस के विदेश मंत्री यूक्रेन वॉर को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा लावरोव यूएन में अमेरिकी प्रेशर के बावजूद रूस के खिलाफ वोटिंग न करने पर भारत को धन्यवाद दे सकते हैं। भारत और रूस तेल डील पर, खासतौर पर लेन देन की मुद्रा पर भी चर्चा होगी। वहीं S-400 की डिलीवरी पर भी चर्चा होगी। भारत को बचे हुए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी भी इस दौरान बड़ा मुद्दा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में जो संकट पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, वो है बढ़ती तेल कीमतों का संकट। यूक्रेन में बम फट रहे हैं और तेल की कीमतों में आग लग रही है। फिलहाल भारत में भी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और ऐसे में रूस, जिसके तेल और गैस को यूरोप और अमेरिका प्रतिबंधित कर रहे हैं, अपने तेल के लिए बड़ा बाजार तलाश कर रहा है। रूस से भारत को सस्ते तेल का ऑफर मिला तो भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत से इस तेल के भुगतान की मुद्रा पर बातचीत कर सकते हैं। रूस अब अपने तेल का दाम रूबल में मांग रहा है। फिलहाल रूस भारत की तेल डील इस वक्त दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, फिलहाल के लिए जो हम डिस्काउंट में जो 25 से 27% डिस्काउंट में तेल खरीद रहे हैं रूस से, ये हमारे लिए फायदे में है। हमें कुछ तो सस्ता मिल रहा है, चाहे थोड़ी मात्रा थोड़ी है, और रूस के लिए भी फायदा है क्योंकि रूस को जिस भी फॉर्म में, शायद वो यूरो में पेमेंट मांग रहा है हमसे, हम यूरो में पेमेंट दे रहे होंगे इस ऑयल का। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पहले अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह भारत पहुंचे। अमेरिका में अगले महीने होने वाली भारत अमेरिका 2+2 वार्ता से पहले उनकी भारत में मौजूदगी कई मायनों में अहम है। दिलीप सिंह ने इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के शिल्पकार रहे दिलीप सिंह की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर भारत के रुख पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। In response to his aggression, we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong. इस बयान के बाद अमेरिका ने सफाई भी दी। भारत रूस के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने की बात भी कही। ऐसे में जिस वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत दौरे को लेकर अमेरिका टेंशन में है, दिलीप सिंह का भारत में होना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक समझदारी गहरी हो रही है। भारत और अमेरिका दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझ सकते हैं और जाहिर है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन, जो अमेरिका के बाद रूस पर सबसे ज्यादा हमलावर है, उसकी फॉरेन सेक्रेटरी भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूक्रेन वॉर के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। जाहिर तौर पर इसमें यूक्रेन का मुद्दा काफी अहम होगा। इस बात की संभावना भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत को रूस को समझाने या फिर दबाव बनाने के लिए मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया को इस बात की उम्मीद भी है कि भारत यूक्रेन वॉर में समाधान निकालने पर बड़ी भूमिका निभा सकता है।
ऐसे में लगातार दिल्ली वैश्विक नेताओं की अगवानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपके लिए बड़ा अपडेट यह है कि रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच अमेरिका ने इशारों में ही सही भारत को चेतावनी दी है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं चीन से जंग हुई तो बचाव में रूस नहीं आएगा। रूस चीन के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, ये अमेरिका कह रहा है। आपको ये भी याद दिला देते हैं कि दलीप सिंह भारत दौरे पर है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे पूरी दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन वॉर के समाधान को लेकर भारत पर टिकी हुई हैं और इस सब के बीच अमेरिका द्वारा एक तरह की चेतावनी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ये कह रहे हैं कि अगर रशिया और चाइना के रिलेशंस की बात की जाए तो नो लिमिट पार्टनरशिप है, जिसका सीधा सा मतलब है अगर भारत की चाइना से जंग हुई तो बचाव में रूस नहीं आएगा और भारत के लिए ये मुश्किल सिचुएशन होगी। और सोचिए भारत में आकर इस तरह की बयानबाजी अमेरिका द्वारा की जा रही है। और अब अपडेट्स रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े हुए। युद्ध के 36वें दिन रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा पश्चिमी देश यूक्रेन वॉर में रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर भी चला रहे हैं। ब्रिटेन ये दावा कर रहा है कि रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। वहीं परमाणु बमों से लैस 2 रूसी फाइटर जेट्स के स्वीडन की सीमा में घुसने की भी खबर है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कयामत बरपा रही हैं। रूस के टैंक यूक्रेन के सैनिकों पर बम बरसा रहे हैं। इतना भीषण हमला हो रहा है कि यूक्रेन के लिए जवाब देना नामुमकिन लग रहा है। ये रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें रॉकेट लोड किए जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के टैंकों और सैन्य वाहनों पर आसमान से आग बरसा रहे हैं। टर्की में बातचीत के बाद इस बात के संकेत मिले थे कि रूस के हमलों में कमी आएगी, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज कम नहीं हो रही। इन तस्वीरों को देखिए। रूस के सैनिकों की राह रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखी हैं, जिनके ऊपर से कोई टैंक गुजरा तो कबाड़ में तब्दील हो जाएगा। यानी यूक्रेन के सैनिक भी पूरी ताकत के साथ रूस पर पलटवार की कोशिश कर रहे हैं। ये कीव के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा बरकरार है। यहां पर भारी युद्ध के बाद तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये यूक्रेन के इरपिन की तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है जहां पर युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कीव के इस इलाके में रूस की सेना ने जोरदार हमला किया। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले में यहां कितनी तबाही और बर्बादी हुई है। कुल मिलाकर यूक्रेन के हालात सुधर नहीं रहे। दिन गुजरने के साथ ये लड़ाई और तेज होती जा रही है। रूस हो चाहे यूक्रेन, दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। За нами будет победа, потому что мы на своей земле. Мы, скажем так, защищаем свою землю. Это большое наше преимущество. फिलहाल ताकतवर रूस इससे इत्तेफाक नहीं रखता। रूस का मानना है कि वो अपनी ताकतवर मिसाइलों, बड़ी सेना और विनाशक हथियारों के दम पर यूक्रेन को खाक में मिला देगा। और यूक्रेन के शहरों की हालत देखकर दुनिया इस दावे पर यकीन भी कर सकती है। लेकिन एक तरफ रूस की सेनाएं यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील कर रही हैं, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि रूस की सेना में अफरा तफरी का माहौल है और वो अपने ही विमानों को मार गिरा दे रहे हैं। यही नहीं, रूस के सैनिकों का मनोबल भी गिरा हुआ है और वो अपने अधिकारियों के आदेश को नहीं मान रहे। We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.